स्टूडेंट्स, आज हम आपको मोल प्रभाज्य या अणु भिन्नांक, ठीक है, आज हम आपको मोल प्रभाज्य या अणु भिन्नांक या मोल अंश, इसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन, समझाते हैं। एक विलयन में किसी घटक विशेष के मोलों, ठीक है, को मोल प्रभाज्य उस घटक के मोलों की संख्या तथा उसमें विलयन में उपस्थित घटकों के कुल मोलों की संख्या के बराबर होती है। यानी कहने का मतलब अगर हम विलय का मोल की बात करें, विलय के मोल प्रभाज्य करें, तो विलय के मोलों की संख्या बटे विलय के मोल प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ऐसे ही हम अगर विलायक के मोलों की संख्या की बात करें तो विलायक के मोल प्रभाज्य क्या होगा, विलायक के मोलों की संख्या बटे विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। अब देखिए बात समझिएगा, विलय के मोलों के मोल प्रभाज्य प्लस विलायक के मोल प्रभाज्य बराबर क्या होता है, 1। ठीक है, अब इसको देख लीजिए। विलयता किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर, क्या निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, उस पदार्थ की क्या कहती है, विलायता या सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अब ठोसों की द्रव में विलायता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। तो ये क्या है, देखा गया है कि ध्रुवीय विलय जो ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं। ध्रुवीय विलय और ध्रुवीय विलायक क्या है? ध्रुवीय विलय जैसे आयनिक, जो आयनिक ऐसे NaCl, KCl, CaCl, तो ये आयनिक है, यानी जिसमें आपका किस विद्युत बंध हो, यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड द्वारा बने होते हैं, वो ध्रुवीय विलय कौन है, ध्रुवीय विलय। और विलायक ऐसे ही जैसे जल ध्रुवीय है, इसमें H पॉजिटिव OH नेगेटिव है, ऐसे ही आपका अमोनिया ध्रुवीय है। ये सारे ध्रुवीय जो आपके विलय होते हैं वो ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होते हैं। और अध्रुवीय विलय, अध्रुवीय विलय कौन से है भाई, अध्रुवीय विलय की बात क्या करेंगे, अध्रुवीय विलय जैसे आपका क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, वो किसमें, बेंजीन वगैरह में घुलनशील है, जो कि अध्रुवीय विलय अध्रुवीय, इसका मतलब है लाइक डिजोल्व्स लाइक। अब आ जाइए, ठीक है, इसे कहते हैं घुलना, जो लाइक डिजोल्व्स लाइक, जो जैसा होता है उसमें घुलता है। इसी समय विलयन में से कुछ विलय के कण ठोस विलय के साथ संगठित कर विलयन से अलग हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। जैसे मान लीजिए हम किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, ठीक है, मिलाते हुए, या हमने क्या किया, एक में दूसरा विलय में विलयन मिलाया, वो विलायक मिलाया, तो क्या हुआ, वो क्या हो गए, संगठित हो गए, उन्होंने दाना बना लिया, तो कहते हैं दानेदार हो गए, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। निश्चित ताप पर ठोस विलय पदार्थ की ग्राम में वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सकती है, उसे क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो आपकी 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, उसे क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। निश्चित ताप पर ठोस विलय पदार्थ के मोलों की वह अधिकतम संख्या जो 1 लीटर में घुल जाती है, वो क्या कहलाती है, विलय पदार्थ की, क्या विलय पदार्थ की विलयता कहलाती है। इसमें विलयता मोल प्रति लीटर होती है। इस प्रकार संतृप्त विलयन भी कहते हैं, इस प्रकार के विलयन कहते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन यानी कि जिसमें और आगे ना घुले। अब आइए असंतृप्त विलयन क्या होता है, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम, यानी उसमें और घुल जाए। जैसे मान लीजिए आपने पानी लिया और उसमें चीनी घुलनी शुरू करी, तो जब तक चीनी घुलती जा रही है वो असंतृप्त है। जैसे उसमें चीनी घुलना बंद हो गई वो संतृप्त बन गया, और उसमें अभी आप और चीनी डाल दोगे तो वो क्या हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड या अति संतृप्त। संतृप्त को कहते हैं आपका संतृप्त विलयन कहते हैं सैचुरेटेड, असंतृप्त को कहते हैं अनसैचुरेटेड, और सुपर सैचुरेटेड यानी अति संतृप्त, यानी चीनी अब नीचे बैठ रही है, यानी विलय आपका बैठ रहा है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे सोडियम थायोसल्फेट के क्रिस्टल को सावधानी के साथ गर्म करने पर यह अपने ही क्रिस्टलन, ये अपने क्या होते हैं, क्रिस्टलन जल में विलय होकर असंतृप्त विलयन बना लेते हैं। अब आ जाइए तनु और सांद्र विलयन। तनु विलयन क्या और सांद्र विलयन क्या, यानी कि डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट, वह विलयन जिसके इकाई आयतन में, ठीक है बेटा, ये क्या है आपका इकाई आयतन, जिसके इकाई आयतन में यानी 1 लीटर आयतन में विलय की सांद्रता, जिससे विलय की सांद्रता क्या हो, कम होती है, तनु विलयन कहलाता है। यानी कहने का मतलब है दो चीज़ होती हैं आपके विलयन में, विलय और विलायक, जिसमें विलय की मात्रा कम हो और विलायक की मात्रा ज़्यादा हो तो तनु विलयन हो गया। ठीक है, वह विलयन जिसमें इकाई आयतन में विलय की सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है, सांद्र विलयन कहलाता है। ठीक, जैसे अब हम कहें, अगर आपसे कहते हैं 20% H2SO4, इसका मतलब है 20 ग्राम जो आपका H2SO4 है वो किसमें घुला हुआ है, 100 ग्राम वाटर में। ठीक है, यानी 100 ग्राम विलियन में, 100 ग्राम विलियन, यानी कहने का मतलब 20 ग्राम किसमें घुला हुआ, 80 ग्राम वाटर में, तो ज़्यादा क्या है, वाटर ज़्यादा है, तो वो क्या है, तनु। और जबकि हम क्या, अगर 80%, उधर कह रहे हैं 20%, इधर कह रहे हैं 80% H2SO4, तो यानी 80 ग्राम किसमें घुला हुआ है, 20 ग्राम वाटर में, तो ये क्या हो गया, कंसंट्रेट। अब आ जाइए ठोस की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले।
ठोस की द्रव में विलयता प्रभावित करने वाले कारक, यानी क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। तो ये क्या है, विलय एवं विलायक की प्रवृत्ति। तो मैंने आपको बताया था विलय और विलायक की प्रवृत्ति, यानी लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ध्रुवीय में घुलेगा और अध्रुवीय में, यानी लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जैसा होता है वैसे में घुलता है। फिर है ताप का प्रभाव। अब क्या है आपका, देखिए कुछ ठोस जो है ताप बढ़ाने पे मोस्टली क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ज़्यादातर जो आपके ठोस है वो ताप बढ़ाने घुल जाते हैं, परंतु जैसे आपका चूना है, चूना पत्थर या बुझा चूना, इसको जब आप घोलेंगे तो ये क्या होता है, ऊष्मा छेपी, यानी ऊष्मा निकालता है। तो ऊष्मा छेपी, अगर किसी में ऊष्मा निकल रही है तो लास्ट हाथ लेके अकॉर्डिंग अगर किसी में ऊष्मा निकल रही है और आप उसे और ऊष्मा दे रहे हो, तो भाई जब चीज़ उसकी आवश्यकता नहीं है वो दोगे तो क्या होगी, क्रिया स्लो हो जाएगी। तो ये आपका क्या होगा, घुलना उसका कम हो जाएगा। जबकि अगर आप ऊष्मा शोषी में अगर आप ताप बढ़ाते हो, ऊष्मा शोषी यानी अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट का जो ये है, इनके घोलने में अगर ताप बढ़ाते हो तो ये ऊष्मा शोषी हैं, यानी ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेंगे। तो यानी आप ताप बढ़ाओगे तो एब्जॉर्ब हो जाएगा। यानी ला शातले के नियम के अनुसार जिस तरफ जो चीज़ हम बढ़ा रहे हैं, जिस भी चीज़ में हम परिवर्तन कर रहे हैं, या ताप हो या दाब हो या सांद्रता हो, ठीक है, जिस भी हम चीज़ में परिवर्तन कर रहे हैं ताप, दाब या सांद्रता में, तो रिएक्शन उस साइड चलेगी जिसमें परिवर्तन को क्या करा जाए, परिवर्तन का इस्तेमाल हो जाए या उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। ठीक है, तो ये आपका है। अब आ जाइए इसमें नोट कर ली, देखिए कुछ जल योजित पदार्थ, जल योजित यानी जल से जो जुड़ते हैं, कि विलयता एक निश्चित ताप तक बढ़ती है और फिर घटती है, क्योंकि इनके विभिन्न क्रिस्टलीय रूपों का विलयता वक्र अलग अलग होता है। जिस ताप पर ये दोनों वक्र मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग हो गया, यानी कि कई सारे ऐसे होते हैं ना, हमने देखा ना ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं उनका क्या होता है, क्रिस्टल अलग अलग तरह क्रिस्टल बनाते हैं, जैसे Fe2+ भी बनाता है, Fe3+ भी क्रिस्टल बनाता है। तो उस संक्रमण ताप यानी इनके जो वक्र बनेगा, कौन सा वक्र बनेगा, इनका विलयता वक्र अलग अलग बनेंगे और वो क्या होंगे, एक जगह आके दोनों मिल जाएंगे। तो उसे क्या कहते हैं, उसे संक्रमण ताप या ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। अब आइए दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव क्या होता है, तो दाब का ठोसों के द्रव पे विलयता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ठोस क्या है, दबते नहीं है। अब आ जाओ गैसों की द्रवों में विलयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो ये हेनरी ने नियम दिया था, विभिन्न गैसों की द्रव में विलयता भिन्न होती है। उदाहरण, ऑक्सीजन जल में बहुत कम मात्रा में विलय होता है, घुलनशील होता है, जबकि अन्य कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, HCl है इत्यादि जल में, ठीक है, घुलनशील होती हैं। गैसों की द्रव में विलयता को अवशोषण गुणांक द्वारा समझाया जा सकता है। निश्चित ताप तथा वायुमंडल दाब पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस के मानक ताप एवं दाब STP पर आयतन को उस गैस का अवशोषण गुणांक कहते हैं, यानी कि एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ठीक है, अवशोषण तो एड्जॉर्प्शन होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन, अच्छा हाँ एब्जॉर्प्शन, अवशोषण एब्जॉर्प्शन। अवशोषण गुणांक के मान में वृद्धि होने पर गैसों की विलयता बढ़ती है। तो देखिए आपका मान देखते चलिए, हीलियम का मान है 0.009, जबकि ऐसे जा रहे हैं तो बढ़ रहा है मान, ठीक। तो यानी कि अमोनिया जो है जल में सबसे ज़्यादा विलय होगा और सबसे कम विलय कौन होगा, हीलियम, क्योंकि इसका गुणांक कम है। तो ये आप इसको समझ लीजिए। अब आ जाइए गैस की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले, यानी जो गैस है वो द्रव में विलयता होती है, उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहली चीज़ तो हो जाती है गैस की प्रकृति, यानी कौन सी गैस, जैसे ऑक्सीजन कम घुलती है, अमोनिया ज़्यादा घुल जाती है, तो वही है विलायक में अभिक्रिया। यानी अगर जो गैस जो होगी वो ध्रुवीय होगी तो जल्दी घुलेगी, ध्रुवीय में अध्रुवीय होगी तो अध्रुवीय में घुलेगी। ठीक है, बात को आप समझ रहे हो। जैसे HCl है, अमोनिया है, CO2 है, ये अधिक घुल जाते हैं, घुलनशील हैं, क्योंकि गैस में ये क्या करते हैं, जल के साथ क्रिया कर लेते हैं। इसी प्रकार वे गैस है जो विलायक में अन्यन नहीं करती, यानी अन्योजन नहीं करती हैं, आयनित नहीं होती हैं, अर्थात विलायक से अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण नहीं करती हैं, द्रव में कम घुलनशील होती हैं। तो गैसों की विलयता गैसों के अवशोषण गुणांक पर निर्भर करती है। विलायक की प्रकृति हम लोगों ने देखा था ना पीछे, अवशोषण गुणांक वही। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी कौन सा सॉल्वेंट, यानी ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक में घुलेगी और अध्रुवीय गैस अध्रुवीय विलायक में घुलेगी। अध्रुवीय गैस कौन सी होती है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ठीक। ताप का प्रभाव, तो ताप में वृद्धि करने पर गैसों का द्रव विलायक में विलयता घट जाती है, क्योंकि ताप का जब हम बढ़ाएंगे तो गैस निकलेगी द्रव में से, ना कि एब्जॉर्ब होगी। प्रेशर बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पे क्या होता है, उसका बढ़ जाएगा, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं, पर ताप बढ़ाने पे गैस निकलेगी। तो थैंक यू, यहीं हम बंद करते हैं, ओके।